Assalamualaikum guys, how are you? I hope you are doing fine. My name is Asha Siddiqa and today we come back with our next philosopher, Plato. Plato is a phenomenal philosopher और born at यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है born at कुछ काफ़ी जगहों में है कि ये 427 में born at हुआ था, लेकिन काफ़ी जगह में है 428 है और काफ़ी जगह में ये है कि 347 में वफ़ात पा गया था, कुछ में 424, कुछ में 423 BC। इसी तरह ना ये कॉन्फ्लिक्ट है। खैर अब इसकी बॉन्ड में भी कॉन्फ्लिक्ट है और इसकी जो सी डेथ उसमें भी कॉन्फ्लिक्ट है कि ये 348 था कि ये 347 था। कॉन्फ्लिक्ट है। टोटल एज इसके एस्टिमेटेड जो सी हमने लगा ली वो 80 थी। नेशनैलिटी ग्रीक थी, बॉर्न इन एथेंस ग्रीस में यूनान में एथेंस के दौर में, और फिलोसोफर के तौर पे ये फेमस है और एथेंस ग्रीस में ही इसकी उम्र बड़ा था। अकॉर्डिंग टू ही लव इज़ अ मेंटल डिजीज़, सीरियस मेंटल डिजीज़ है। हाँ अच्छा, प्लेटो जोन सा है वो कौन है? प्लेटो जोन सा है वो अरस्तू सुकरात का स्टूडेंट है, जिसको हम जानते हैं अफलातून के नाम से। वही अफलातून जब कोई भी छोटा बच्चा समझदारी की बात कर दे तो हम उसको टोंट करने के लिए, टोकने के लिए ये कहते हैं कि तुम बड़ा आया अफलातून, इतना बड़ा अफलातून रहंदा नहीं है, टाइप्स की बातें कहते हैं। अब प्लेटो जोन सा है, इसका रियल नेम एरिस्टोफर था, एरिस्टोप्लस। अब ये माना जाता है कि इसका नेम एरिस्टोप्लस से प्लेटो ऐसे पढ़ा क्योंकि प्लेटो जोन सा ग्रीक में वर्ड प्लेटो यूज़ होता है किसी बड़ी पेशानी वाले, अच्छी जिसामत वाले, अच्छे खटखाट मतलब पहलवान टाइप बंदे को एक्सप्लेन करने के लिए प्लेटो वर्ड यूज़ होता है। और प्लेटो जोन सा था वो एक पहलवान ही था, फाइटर ही था, लेकिन इसका इल्म भी बहुत वसी था। इस वजह से इसको फिर प्लेटो का नाम इस पे बहुत सूट किया, क्योंकि ये फिर इसको आगे जाके इल्म की वसअत की वजह से जाना जाने लग गया। उसके अलावा इसने एक फ़िलोसफिकल एकेडमी खोली थी जो कि बहुत मशहूर गई थी, एकेडमी ऑफ एथेंस जो सी है। और इसकी जो सी ये एकेडमी थी, ये अकेडमस आफ्टर ग्रीक हीरो का एक नाम था, ग्रीक हीरो था एक अकेडमस, उसके नाम पे रखी थी इसने फ़िलोसफिकल एकेडमी ऑफ एथेंस ये। उसके अलावा इसने हर चीज़ के बारे में बात की, इसने हर चीज़ के बारे में लिखा, इसलिए इसको एक फ़िनोमिनल फ़िलोसफर कहा जाता है, क्योंकि इसने जहाँ पे इसने फ़िलोसफी, थियोलॉजी, कॉस्मोलॉजी, एस्टिमोलॉजी, स्पोर्ट्स की बात की, इसने मैथ्स की बात की, इसने म्यूज़िक की बात की, और इसकी एकेडमी में भी ये सारा कुछ मौजूद था। इसके मेटाफिज़िक्स भी पढ़ी जाती थी, मैथ्स भी किया जाता था, म्यूज़िक के बारे में भी बात की जाती थी, कॉस्मोलॉजी भी थी, स्पोर्ट्स का भी कोटा था इसकी एकेडमी में, फ़िलोसफी ऑफ लैंग्वेज भी थी, कॉस्मोलॉजी, थियोलॉजी, फ़िलोसफी, पॉलिटिकल और एथिस्टिकल, इसने हर चीज़ के बारे में बात की थी। कोई भी बात ऐसी नहीं रह गई थी जो इसने छोड़ दी हो, इसने हर बात की थी। और इसकी जो सी ये एकेडमी है वो एथेंस की ही बाउंड्री में आज भी कायम व दायम है, और आज भी काफ़ी जान पहचान रखती है, अपने आप में जानी जाती है। इसने काफ़ी ज़्यादा वर्क जो सा था सुकरात का ही एक्सप्लेन किया था। प्लेटो ने अपने उस्ताद अरस्तू का ही काफ़ी ज़्यादा इसने एक्सप्लेन किया था। अब सुकरात, अरस्तू का अंदाज़ था डायलेक्टिक उसका अंदाज़ था कि वो दो चीज़ों के दरमियान लेके तो सवाल के जवाब के सवाल के जवाब पे सवाल करता एक बेसिक पे जाके, बुनियाद पे जाके, तो बुनियाद से दोबारा एक सवाल उठाता था। तो ये इसने अपनी जो इसकी राइटिंग्स हैं वो डायलॉटिक फॉर्म में हैं, डायलॉग्स हैं, प्लेटोनिक डायलॉग्स जिनको कहते हैं, जो कि फिनोमिनल माइंड के क्रिएटिविटी जो इसके डायलॉग्स में सामने आती है। जब ये किसी भी चीज़ के बारे में डायलॉग कर रहा हो तो ये एक
पैसिव सा बंदा होता है और उस पैसिव से बंदे पे कभी कोई इतना दिमाग एक रीडर का माइंड इतना नहीं पहुंच सकता कि अच्छा ये बंदा किसी और चीज़ के बारे में भी लिख सकता है और ये बंदा किसी और चीज़ के बारे में भी लिख सकता है, जबकि हकीकत में इसने हर चीज़ के बारे में तकरीबन लिखा था। थ्योरी, अब नेक्स्ट इसकी थी एक थ्योरी ऑफ नॉलेज। थ्योरी ऑफ नॉलेज में इसने हेराक्लिटस और पार्मेनिdes दोनों के कॉन्सेप्ट्स को ज्वाइन करके एक्सप्लेन किया। हेराक्लिटस कहता था हर चीज़ चेंज है, जो पॉसिबल से इम्पॉसिबल में चेंज होती है, जो है उससे जो नहीं है उसमें बदल जाती है। उसका ये कहना था हर चीज़ मुसलसल चेंज में है, जो हम देख रहे हैं वो अभी के लिए है लेकिन वो मुसलसल बदलती जा रही है, लेकिन हमें तब वो बदलती दिखती है जब हम उसकी मुकम्मल बदली हुई चीज़ को देखते हैं। तो इसने भी जैसे कि अब हेराक्लिटस कहता था जो है वो नहीं है, बल्कि वो हर मुसलसल बदलता जा रहा है और वो जो नहीं है वो उस पर बदलता जा रहा है। तो एक पार्मेनिdes था। पार्मेनिdes ने कहा हर चीज़ जैसी है वो वैसी ही है, बदलाव जोन सा है वो हमारा वहम है, हमारा एक इल्यूजन है, जबकि हर चीज़ स्टेशनरी है जो कायम है। उसका ये कहना था कि दो चीज़ें हैं, व्हाट इज़ जो है और व्हाट इज़ नॉट और जो नहीं है। वो कहता था कि जो चीज़ नहीं है उस पर और जो चीज़ है वो जो नहीं है हमें कैसे बदल सकती है जब वो चीज़ है ही नहीं। तो प्लेटो ने अपनी जब थ्योरी ऑफ नॉलेज में कहीं पे किसी हद तक पार्मेनिdes की स्टडीज़ को यूज़ किया, लेकिन इसने इसको रिजेक्ट भी किया। इसने ये कहा कि हाँ ये चीज़ है कि कुछ चीज़ें हैं और वो हैं, कुछ चीज़ों की जो सी वजूद है वो है। जिस तरह वो कहते हैं व्हाट इज़ कि जो चीज़ों की वजूद है वो है, लेकिन फिर वो हेराक्लिटस का भी इस्तेमाल करता है कि हाँ वो चीज़ बदलती भी है और उसके वजूद किसी भी चीज़ का वजूद मुख्तलिफ़ चीज़ों से मिलके बनता है। मुख्तलिफ़ चीज़ों से मिलके जब वो बनता है तो वो फिर मुख्तलिफ़ चीज़ों से बदलता भी रहता है। अब एक चीज़ जो है वो जब दूसरों चीज़ों के साथ मिलती है तो वो बदल के एक न्यू फॉर्म ले लेती है। ये इसकी थ्योरी ऑफ फॉर्म भी है। अब इसकी थ्योरी ऑफ फॉर्म जो सी थी वो कुछ ऐसी थी कि उसमें ये बात करता था कि एवरीथिंग इज़ एम्पिरिकल वर्ल्ड वॉज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ अ प्योर फॉर्म आइडिया, कि हर चीज़ एक प्योर फॉर्म आइडिया से निकलती है। हर चीज़ की एग्जिस्टेंस जो है वो एब्स्ट्रैक्ट कि हर चीज़ की एग्जिस्टेंस एब्स्ट्रैक्ट। अब उसका ये कहना था थ्योरी ऑफ फॉर्म में कि हमारी जो से सेंसरी एक्सपीरियंसेस है उससे क्या होता है कि हम दूसरों से इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो इसी तरह जब हमारी सेंसरी एक्सपीरियंसेस है उसके ज़रिए हम जो से प्योर नेचर है ऑफ द मैटर उससे भी इंटरेक्ट कर सकते हैं। मैटर इज़ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग एंड एक्सपीरियंस थ्रू द सेंसेस सो वी कैन हैव द परफेक्ट आइडिया। अब जो उनसे जैसे कि मैंने बताया कि एक मैटर है जो मुख्तलिफ़ चीज़ों से मिलके बनता है। मैटर क्या है? जो मुख्तलिफ़ चीज़ों से मिलके बनता है, ठीक है। उसमें कोई भी एक ही क्वांटिटी डिसाइडेड नहीं होती है। तो वो ये कह रहा है कि अगर हम अपनी सेंसरी एक्सपीरियंसेस से प्योर मैटर से इंटरेक्ट कर सकते हैं तो मैटर जो है वो कॉन्स्टेंटली, जैसे वो ये कहता था पार्मेनिdes कहता था हर चीज़ कांस्टेंट है, तो वो कांस्टेंट की बात करता है। हेराक्लिटस कहता था कि चेंज होती है, तो वो चेंज की बात करता है कि हर चीज़ मुसलसल चेंज होती है। तो वो ये कहता था कि क्योंकि हर चीज़ मुसलसल चेंज हो रही है, हर वो मैटर से बन के कोई भी चीज़ जो उनसे वो मैटर से मिल के बनी है वो मुसलसल चेंज हो रही है, इसलिए फिर हम जो से एक परफेक्ट आइडिया किसी भी फॉर्म का नहीं लगा पाती हमारी सेंसेस। सुकरात ने ये फैक्ट को एक्सेप्ट किया था और इस डेफिनेशन को ऑब्जेक्ट और कॉन्सेप्ट दिया था एसेंस। सुकरात का एसेंस का कॉन्सेप्ट जैसे कि हम पीछे पढ़ चुके हैं कि हर चीज़ में एक एसेंस है, एक नेचर है, उसकी एक ट्रू ब्यूटी है, ट्रुथ है, सच्चाई है,
बेसिक नेचर है, एक उसकी एंड्योरिंग करैक्टरिस्टिक्स है जिसको वो एसेंस कहता है। तो इसने भी उस चीज़ को एक्सेप्ट किया, प्लेटो ने सुकरात को, अरस्तू को, अपने उस्ताद की एसेंस के कॉन्सेप्ट को उसने एक्सेप्ट किया और उसने अपना एक प्लेटोनिक कॉन्सेप्ट भी दिया। उसने कहा एसेंस वाज इक्वेटेड विद इट्स फॉर्म, कि वो जो चीज़ है वो उसकी एसेंस है। एसेंस मतलब कि उसकी हकीकत उसकी तख्लीक है, उसकी तख्लीक उसकी हकीकत है। एंड एग्जिस्टेंस सेपरेट फ्रॉम इट्स इंडिविजुअल मैनिफेस्टेशन, कि उसकी जो एग्जिस्टेंस है वो उसकी इंडिविजुअल मैनिफेस्टेशन से सेपरेट है। लाइक सुकरात, प्लेटो ऑल्सो बिलीव दैट नॉलेज कुड बी अटेन्ड ओनली थ्रू रीज़न। अब सुकरात कहता था कि किसी वजह से हम हर चीज़ को किसी ना किसी वजह से हासिल करते हैं। अगर हम कोई भी चीज़ अपने इर्द गिर्द मैनिफेस्ट कर रहे हैं या फिर कोई भी चीज़ कर रहे हैं, कुछ ना कुछ जो भी सोच रहे हैं, हर चीज़ के पीछे वजह है, हर चीज़ के पीछे रीज़न है। तो वो भी प्लेटो भी यही कहता था कि हर चीज़ के पीछे रीज़न है और हम नॉलेज जो तलीम है वो भी किसी इल्म है वो भी किसी ना किसी वजह से ही हासिल करती हैं। अब सुकरात कहता था कि अगर आपके पास नॉलेज है तो आप उसको शेयर करो। तो प्लेटो ने हर चीज़ के बारे में लिख के अपने उस्ताद की इस बात पे भी अमल किया। वो रैशनलिस्ट के बारे में लिखता है कि प्लेटो वो द नेटिविस्ट एज वेल एज रैशनलिस्ट, कि अगर वो नेटिविस्ट था तो वो रैशनलिस्ट भी है। और इसने स्ट्रेस किया था मेंटल ऑपरेशंस पे, जिसका मतलब है सच्चाई के तक पहुंचना, सच्चाई को जानना। तो इसने ये आइडियलिस्ट भी था, जाहिर सी बात है आइडियलिस्ट भी था। इसके काफ़ी कॉन्सेप्ट्स आइडियाज़ नहीं हैं, काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स। तो इसमें आइडियलिस्ट भी था बिकॉज ये बिलीव करता था कि अल्टीमेट रियलिटी जो सी है वो कंसिस्ट ऑफ आइडियाज़ और फॉर्म्स। वो किसी ना किसी फॉर्म में या किसी ना किसी आइडिया पे कंसिस्ट है। फॉर्म मुख्तलिफ़ चीज़ों का मजमूआ जो सी मिल के एक चीज़ को बनाना, आइडियाज़ जो सी है वो उसकी सोच, ये कुछ ना कुछ आइडिया बीच में है, कुछ ना कुछ चीज़ एंड उस आइडिया जो सा वो हमारी जब हम उसको एक्शन परफॉर्म करते हैं तो वो एक रियलिटी बन जाती है। तो वो ये कहता था कि अल्टीमेट रियलिटी जो सी है वो कुछ ना कुछ आइडियाज़ पे या फिर किसी ना किसी फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। उसके बाद फिर इसका कॉन्सेप्ट था सोल का। तो ये सोल के बारे में भी रैशनलिस्ट कंपोनेंट के हिसाब से लिखता था कि सोल वाज इमॉर्टल, कि जो सी रूह है वो मरती नहीं है। इट ऑल्सो हैड टू अदर कंपोनेंट्स, इसने इमोशंस और एपिटाइट भी बताया। उसने कहा कि दीज उनके जो से इमोशंस, एहसासात, एपिटाइट जो भूख है इंसान की, वो ये दोनों मॉर्टल हैं। ये दोनों चीज़ें जो से वो मॉर्टल हैं। और फ्रॉइड की तरह प्लेटो ने पोस्टुलेट किया था कि ह्यूमंस आर ऑलमोस्ट ऑलवेज इन अ कॉन्फ्लिक्टेड स्टेट, कि एक ह्यूमन, एक इंसान हमेशा एक कॉन्फ्लिक्टेड स्टेट में रहता है, कि कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं। अब इसने कॉन्सेप्ट दिया था मोटिव्स और इमोशंस का, इसका आइडिया था। तो प्लेटो के अकॉर्डिंग, मतलब कि अफलातून के अकॉर्डिंग, हर इंसान के जिस्म में कुछ एपिटाइट्स होती हैं, कुछ नीड्स, एपिटाइट्स को नीड्स भी कह सकती हैं। वो एपिटाइट्स जैसे कि उसने फिजियोलॉजिकल एपिटाइट्स का यहाँ पे मेनली जिक्र किया है, जो कि हंगर, थर्स्ट, सेक्स है। तो उसने भी आगे ये कहा है कि इनको उसको इंसान को फुलफ़िल करना होता है। और ये एपिटाइट्स जो होती हैं उसकी एवरीडे लाइफ में एक मेजर मोटिवेशनल रोल जो उनसे प्ले कर रही होती हैं। उसकी नीड्स फॉर ड्राइव और उसकी ड्राइव्स को कंट्रोल कर रही होती हैं, कि वो किस लेवल में जाके, जैसे कि अगर उसको हंगर है तो वो किस लेवल में जाके अपने हंगर को फुलफ़िल करता है या कितना मोटिवेटेड है अपनी उस नीड को फुलफ़िल करने पे, ये उस बंदे पे डिपेंड करता है। उसके बाद फिर वो ये कहता है, क्योंकि ये मोटिव्स एंड इमोशंस था तो उसने पहले मोटिव्स को एक्सप्लेन कर दिया कि इंसान के एपिटाइट्स जो से उसकी मोटिवेशन होती है, उसकी नीड्स जो सी होती है उसकी मोटिवेशन को जनरेट करती हैं। तो सेकंड वो बता रहे हैं कि हर इंसान के अंदर काफ़ी इमोशंस भी होते हैं, जैसे कि डर, प्यार, गुस्सा, इस तरह के
उदासी, इस तरह के कुछ इमोशंस भी होती हैं। अब इंसान को क्या चाहिए, अगर इंसान एक ट्रू अपने बारे में अगर इंसान एक खालिस इल्म मतलब ट्रू नॉलेज को जान ले, पहचान ले, तो फिर वो क्या कर सकता है, वो अपनी बॉडीली नीड्स मतलब अपनी एपिटाइट्स को वो सप्रेस कर सकता है और वो अपने रैशनल परस्यूट पे फोकस कर सकता है, मतलब कि अपने किरदार पे, अपने इल्म पे और दूसरी चीज़ों पे, जहानत पे, लाइक कि उस वक्तों में, जैसे कि अगर हम वैसे नॉर्मल हिस्ट्री देखें तो नॉर्मल हिस्ट्री में लोगों को ये नहीं होता था कि अच्छा हम भूख को मिटा लें, हम प्यास को मिटा लें, या ये सारा कुछ उनमें ये होता था कि हम एक अच्छा सा आदमी बने, हम एक भला आदमी बने जिसके पास इल्म वसी हो, जिसके पास इल्म की वसअत हो उधर। तो यहाँ पे प्लेटो वही बात कर रहा है कि अगर इंसान अपनी जिस्मानी भूख, अपनी जिस्मानी ख्वाहिशात को मार दे तो ही वो फिर अपने असल इल्म को पहचान पाता है और उसके ज़रिए फिर वो एक रैशनल परस्यूट के एक रैशनल माइंड हासिल कर पाता है, जिसके ज़रिए वो हर चीज़ को इंट्रोस्पेक्ट कर सके। ठीक है, उसके बाद फिर अगर हम इस तरह के लोगों को देखें तो ये जो से इस तरह के फ़िलासफ़र्स या फिर इनके बारे में तो वैसे ही हमारे कॉन्सेप्ट्स है ना कि इनको ना भूख का पता होता है ना प्यास का पता होता है। तो यहाँ पे ये इसी चीज़ के बारे में है कि जब इंसान अपने फ़िज़िकल अपना आप मार देता है, अपनी नीड्स को, अपनी ख्वाहिशात को मार देता है, तो फिर वो आगे एक अलग दर्जे में पहुँच जाता है जहाँ पे उसके पास एक रैशनल थिंकिंग, एक रैशनल परस्यूट, एक रैशनल सेट ऑफ माइंड आइडियाज़ आ जाता है, जिससे वो हर चीज़ को जान पहचान एक अलग तरीके से सकता है। उसके बाद उसका एक्सप्लेन करें सुप्रीम गोल। तो सुप्रीम गोल में फिर वो ये कहता है कि हर इंसान का जो सा सोल है वो एक रैशनल कंपोनेंट है, जो कि अगर हम इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन मतलब इम्पल्सिव ग्रेटिफिकेशन, जो एक अक्सर लोग जो कहते हैं ना कि जो उसको चाहिए वो उसको हासिल कर ले, तो अगर इस तरह हो जाए इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन में इनहिबिट करता है जो रैशनल कंपोनेंट। सोल एक रैशनल कंपोनेंट है जो कि हमारी इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन सेटिस्फैक्शन को इनहिबिट करता है और या फिर पोस्टपोन कर देता है। अब उसने कहा वो लोग जिनकी रैशनल सोल जो सी डोमिनेंट होती है वो इम्पल्सिव नहीं होते, बल्कि वो उनके कुछ मॉरल प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ फ्यूचर गोल्स होते हैं, कुछ उनके माइंड ऑफ आइडियाज़ होती हैं, और वो लोग जो उनसे होते हैं वो उनके अकॉर्डिंग चलते हैं। वो जो उनसे इमीडिएट बॉडीली नीड्स या इमोशनल नीड्स के पीछे उसकी सेटिस्फैक्शन के पीछे कोई एक्शन नहीं लेते। वो अपने प्रिंसिपल्स, मॉरल्स और फ्यूचर गोल्स, इन सब चीज़ों को के अकॉर्डिंग चलते हैं, वो अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग नहीं चलते। यहाँ पे ये कहता है रैशनल सोल, मतलब कि रैशनल सोल एक वो चीज़ जो किसी चीज़ के अकॉर्डिंग्स लॉजिकल तौर पे चलती है, जो लॉजिक के रीज़न के बेस पे चलता है। तो यहाँ पे उसने यही बात की कि वो बंदा जो कि रीज़न और लॉजिक के बेस पे चलता है, एक अकॉर्डेंस मतलब कि अकली रूह के तौर पे चलता है। अकली रूह जो होती है वो कभी भी इमीडिएट इम्पल्स या फिर बॉडीली नीड्स की राह पे नहीं चलती, बल्कि वो एक प्रिंसिपल मॉरल्स की राह में चलती हैं। एक फ्यूचर गोल्स उनके सेट होते हैं, उनके अचीवमेंट्स में चलती हैं, उनकी मोटिवेशन जो उनसे उनके फ्यूचर गोल्स होते हैं, उनके मॉरल प्रिंसिपल्स होते हैं, उनकी मोटिवेशन उनकी बॉडीली नीड्स की सेटिस्फैक्शन नहीं होती। तो यहाँ पे उसके सुप्रीम गोल में उसने वो चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। उसके बाद फिर उसका इंडिविजुअल डिफरेंस आ जाता है। अब इंडिविजुअल डिफरेंस में उसने ये रैशनल सोल को भी एक्सप्लेन किया है, और रैशनल सोल की उसने 3 चीज़ों पे उसने एक्सप्लेन किया है कि वो कहता है कि एक एपिटेटिव एस्पेक्ट होता है, और वो उसकी एक बुक थी रिपब्लिक जिसमें उसने क्रिएट की थी यूटोपियन सोसाइटी उसने क्रिएट की थी उसमें, और उसमें उसने 3 टाइप ऑफ इंडिविजुअल के स्पेशल फंक्शंस को एक्सप्लेन किया। एक है एपिटेटिव एक्सपेक्ट, जिनकी एपिटेटिव एक्सपेक्ट मतलब कि नीड्स जो उनसे डोमिनेट करती हैं, वो है वर्कर्स स्लेव्स, कि वो वर्कर्स ऑफ स्लेव्स थे जिनकी एपिटेटिव एस्पेक्ट डोमिनेंट होता है। ठीक है।
और ये वो लोग हैं और एक वो थे जो इमोशनल एस्पेक्ट डोमिनेंट होता है, वो सोल्जर्स होते हैं। और एक होते हैं जिनका रीज़न डोमिनेंट होता है, रीज़न एस्पेक्ट डोमिनेंट होते हैं, वो फ़िलोसफर्स होते हैं। और रूल्स होते हैं, मतलब रूल्स मतलब कि जो रूलर्स होते हैं, बादशाह वगैरह होते हैं वो। उसका ये कहना था एपिटेटिव एस्पेक्ट्स मतलब जो कि अपनी नीड्स, अपनी बॉडीली नीड्स को सेटिस्फाई करना जानते हैं, वो स्लेव्स होते हैं, वो वर्कर्स होते हैं। फिर उसने इमोशनल एस्पेक्ट्स बताया कि जो इमोशनल एस्पेक्ट्स को डोमिनेट करते हैं, जो डोमिनेंट हुआ होता है उन पे इमोशनल एस्पेक्ट, उनकी पर्सनैलिटी पे उन इंडिविजुअल में डोमिनेंट होता है, वो सोल्जर्स होते हैं। मतलब कि ज़रा इमोशनल होते हैं और मतलब इमोशनैलिटी में अपने मुल्क की हिफाजत के डिवोटेड होते हैं, अपने मुल्क को लेके चीज़ों को लेके वो डिवोटेड होते हैं, तो वो इमोशनल डोमिनेंट होते हैं। उसके बाद उसने कहा कि एक रीज़न डोमिनेंट भी होते हैं, और जो रीज़न डोमिनेंट होते हैं मतलब कि वही बात कि जो लॉजिक बेस्ड चलते हैं, जो रीज़न डोमिनेंट होते हैं वो फ़िलोसफर्स होते हैं, यहाँ पे रूल्स होते हैं। अब उसकी इस डिस्कशन में 3 करैक्टर टाइप्स उसने डिस्क्राइब की थी, और बेसिक थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी भी उसने साथ ही इंडिविजुअल डिफरेंस में उसने बेसिक एक थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी भी ड्राइव की थी। और इस फ़िलासफ़ी को फिर हमने एजुकेशन के साथ कंबाइन कर एक थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी भी ड्राइव की थी, और इस फ़िलासफ़ी को फिर हमने एजुकेशन के साथ कंबाइन कर दिया। और इसमें बिलीव्स ऑफ करैक्टर टाइप्स भी उसने फिर बताए कि जो उनसे बायोलॉजिकल बेस हेड है, हेड जो उनसे वो रैशनल है, रैशनल जो उनसे वो विजडम है, विजडम जो उनसे है वो है वाइसनेस, ठीक है, विजडम। और उसके बाद फिर वो कहता है हार्ड जो उनसे वो इमोशनल है, स्टेज ऑफ सोल जो उनसे उसने 3 एक्सप्लेन की ना, रैशनल, इमोशन, एपिटाइट। तो उसने पर्सनैलिटी के हिसाब से बताई, जो कि हेड मतलब रैशनल मतलब विजडम, ठीक है। उसके बाद वो बताता है कि हार्ड जो उनसे इमोशन मतलब करेज सोल्जर्स। उसके बाद वो बताता है स्टमक मतलब एपिटाइट्स मतलब नीड्स के टेम्परामेंट, इम्पल्सिव, जो पीछे हमने स्प्रीम गोल में मोटिवेशन इमोशंस में बात की कि वो उन अपनी एपिटाइट को अपनी एपिटाइट को सेटिस्फाई करने के लिए मोटिवेशनल होते हैं, वो इम्पल्सिव होते हैं और उसकी इमीडिएट सेटिस्फैक्शन चाहते हैं, वो टेम्परामेंटल होते हैं, और वो वर्कर्स और स्लेव्स होते हैं। जो उनसे इमोशनल होते हैं वो करेजियस होते हैं, वो सोल्जर्स होते हैं, वो चीज़ों को लेके डिवोटेड होते हैं। और उसके बाद हमने बात की जो कि हेड मतलब रैशनल होते हैं, वो विजडम होते हैं, जो कि रूल्स और फिलोसफर्स होते हैं। ये इसकी थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी और इंडिविजुअल डिफरेंस की थ्योरी दोनों ही मानी जाती है। उसके बाद वो कहता है इम्बैलेंस और लेक ऑफ हारमोनी, इन्फ्लुएंस है इम्बैलेंस मतलब कि नाइंसाफ़ी, और अगर सुकून नहीं है, हारमोनी नहीं है, इक्वालिटी नहीं है, उसकी एक अबनॉर्मेलिटी और माल एडजस्टमेंट जो उनसे है वो क्रिएट होता है। और अगर हम बैलेंस करें मतलब कि जस्टिस रखें इंडिविजुअल पर्सनालिटीज़ के दरमियान, तो एक एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करता है। और प्लॉटो फ़िलासफ़ी ने प्रमोट किया था साइंस को थोड़ा बहुत प्रमोट किया था, क्योंकि इसने जिनसे इसने ड्यूअलिज़्म पे भी काम किया था, जिसमें ड्यूअलिज़्म में उसने माइंड को मतलब कि उसने ब्रेन को, हेड को उसने जोड़ दिया था रीज़न के साथ, और बॉडी को, स्टमक को उसने जोड़ दिया था एपिटेटिव के साथ, और इमोशंस को उसने जोड़ दिया था हार्ट के साथ। तो इस तरह इसकी ये ड्यूअलिज़्म थ्योरी भी है, और ड्यूअलिज़्म थ्योरी में ये इसने थोड़ा बहुत साइंस को प्रमोट किया था। तो हम सुकरात के और भी बहुत से काम हैं, बहुत सी फ़िलासफ़ीज़ हैं जो हम पढ़ सकते हैं, लेकिन वो हमारे कोर्स से रेलिवेंट नहीं है, क्योंकि हम इस कोर्स को अब मतलब कि अपने ये हिस्ट्री के सफ़र को, ग्रीक सफ़र को एक साइकोलॉजी के बेस पे देख रहे हैं। तो फिर हम इसकी सिर्फ इतनी सी थ्योरीज़ को ही रिव्यू करेंगे और पढ़ेंगे। अगर आपको इनमें से कुछ समझ नहीं आया, फील फ्री टू कमेंट एंड आस्क एनी क्वेश्चन, आई एम हियर टू आंसर यू, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर यू। ओके, तो अब अगर आपको कोई भी सवाल करना है तो आप बेझिझक कमेंट में लिख दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर